हेलो, हाउ आर यू? आई बीस आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। ठीक है। लेक्चर में क्या चीजें इंक्लूड होती है, जो लोग इसके पहले लेक्चर देखे उनको ऑलरेडी पता होगा। बाकी इस स्लाइड में आपको मेंशन है कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, फन फैक्ट्स मिलेंगे, और इस लेक्चर के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा कि जो चीजें आप लेक्चर में देखे हैं वो चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है। देखते हैं कि ये लेक्चर कौन कौन देख सकता है। तो बेसिकली जो लोग भी कंप्यूटर फील्ड में फर्स्ट स्टार्टिंग है अभी उनका, जो उस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है। बाकी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो भी अगर फर्स्ट ईयर में रहता है तो जनरली कंप्यूटर का बेसिक टॉपिक रहता ही है। ठीक है। तो उनके लिए भी ये जरूरी है। कोई 11th 12th का स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन इस लेक्चर को देख सकता है। अदरवाइज कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, दूसरे फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कंप्यूटर फील्ड में आना है, लेकिन वो चाहता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक पहले कंप्यूटर को समझे, उसके बाद चीजें को हम आगे बढ़ के कुछ टेक्निकल चीजें सीखे, तो उनके लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आज का लेक्चर है यूनिट 2 का, ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो ग्रीन सेक्शन है वो पार्ट 1 है, जो कि ऑलरेडी लेक्चर 3 में कवर हो चुका है। यूनिट 2 लेक्चर 3। ठीक है। वो ये वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। उसमें A to Z जितने क्लासिफिकेशन होते हैं कंप्यूटर को, उनके सबको एग्जाम्पल डिफिनीशन के साथ, यूजेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, फिर उसके डिटेल के बारे में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके ऑलरेडी टॉपिक लिखे हुए हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें आपको बता दें, जो लोग लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए कि लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें सिलेबस कवर हो चुका है कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है। ठीक है। उसके बाद लेक्चर 1 में ये भी है कि कौन कौन सा टॉपिक बताया गया है, वो चीजें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर 2 है, यूनिट 1 का ही पार्ट है। ठीक है। पर यूनिट में 2 लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है। ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें लेक्चर 2 में हिस्ट्री है और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। इसी तरह से जैसे कि आप लोगों को बताया था कि लेक्चर 3 ऑलरेडी यूनिट 2 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है कि सुपर कंप्यूटर का है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का है, वर्क स्टेशन का है, तो इस सब के बारे में बताया गया है। सर्वर कंप्यूटर का है, सबके बारे में बताया गया। ठीक है। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम का डिफिनीशन समझेंगे आप लोग। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट क्या होता है कंप्यूटर का। उसके बाद आप इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली लास्ट में आप आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ साइकिल क्या होता है। ठीक है। और लास्ट में इस लेक्चर के एंड के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आपको, ठीक है, समझ में लेक्चर आया है कि नहीं। ठीक है। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप
क्यूरी करेंगे कि हाँ सर लेक्चर ये समझ में नहीं आया, ये क्या होता है, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हर एक लेक्चर के एंड में आपका 10 या 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं अभी समझते हैं, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक डिफिनीशन यही है, जो फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे उसी से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट। ठीक है, और उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है? इट प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। उस डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल आउटपुट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ है कंप्यूटर सिस्टम के, तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम होगा। ठीक है, अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम की बात हो रही है। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या बोलते हैं? तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि ये दिखाता है कि हमारा कंप्यूटर का जो भी कंपोनेंट है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे काम करता है। यानी ये बोल रहा है अ ब्लॉक डायग्राम शो द मेजर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड हाउ दे आर कनेक्टेड। मतलब वो आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे फंक्शनल यूनिट काम करता है। तो बेसिकली आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें बेसिकली 4 यूनिट्स होते हैं। एक वो इनपुट यूनिट होता है, दूसरा स्टोरेज यूनिट जिसको मेमोरी यूनिट भी बोला जाता है, उसके बाद तीसरा होता है आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इनपुट यूनिट का क्या काम है। तो एज इनपुट डिवाइस का जो काम होता है वही इनपुट यूनिट करता है। जैसे इनपुट लेने के लिए, जैसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हमको देना है तो बिना इनपुट यूनिट के मदद से नहीं, यानी कीबोर्ड माउस के विदाउट हम लोग इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनपुट यूनिट का काम है डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजना। अब इसमें जो होता है हमारा मेमोरी यूनिट, जो स्टोरेज यूनिट होता है, उसमें उसमें दो सेक्शन होता है। एक सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम होता है और एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी बेसिकली वो कुछ समय के लिए डेटा को होल्ड करता है, और जो सेकेंडरी होता है वो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। तो बेसिकली जब हम डेटा भेजते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में ही जाता है, अब वो स्टोर रहता है उसमें। ठीक है, अब स्टोर होने के बाद जैसे हम सपोज मान लो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लो 5 और 9 को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो 5 प्रेस किए, ठीक है, कीबोर्ड से, उसके बाद फिर से प्लस प्रेस किए, फिर 9 प्रेस किए, तो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है। तो जिस यूनिट में स्टोर हो रहा है ना उसको हम लोग मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट का काम है डेटा को स्टोर, डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो स्टोरेज, उसके बाद हम लोग इंटर, सिंपली हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराना तो हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तब 9 और सॉरी 5 और 9 को ऐड करना है, तो वो क्या करेगा? 14 उसको करना है। तो सबसे पहले वो किसको भेजेगा? सीपीयू में भेजेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजेगा। अब इसमें दो चीजें होता है, एक होता है सीयू होता है जो कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा होता है एएलयू। कंट्रोल यूनिट का काम है डिसाइड करना कि ये जो 5 प्लस 9 आया इसको कहाँ भेजना है। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट के पास आएगा तो वो क्या करेगा? एएलयू को भेजेगा कि भाई इसको कैलकुलेट कर दो। तो क्या करेगा? कैलकुलेट करने के लिए एएलयू को भेज देगा, तो अब वो जोड़ करके 14 बना दिया। अब ये जो 14 आया हमारा, अब इस 14 का क्या करना है? या तो आप मेमोरी में वापस भेज सकते हो, मेमोरी यूनिट में, या तो ये भेजेगा कौन? सीयू, क्योंकि ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का काम है। अब कैलकुलेशन का काम किसका है? एएलयू का है। ठीक है, तो अब ये कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, कैलकुलेशन, उससे वो कंट्रोल यूनिट को भेज देगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि आउटपुट यूनिट को भेजना है कि मेमोरी यूनिट को भेजना है। अगर मान लो उस 14 पे और कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो वापस वो मेमोरी यूनिट में भेज देगा, चाहे उसको सेव कर देना है। ठीक है, ठीक है, वापस फिर कभी यूज करना है तो उसको सेव करना है, तो क्या करेगा? वो सेव कर देगा मेमोरी में, पर सेकेंडरी में, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर करता है। नहीं तो अगर वो डिस्प्ले कराना चाहता है तो आउटपुट यूनिट को भेज देगा, जिससे हमारा आउटपुट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या होता है? सबसे पहले इनपुट यूनिट होता है जो मेमोरी यूनिट में इंस्ट्रक्शन डेटा भेजता है। अब मेमोरी से वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू को भेजता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है,
उसमें कैलकुलेशन होता है, और वो कैलकुलेशन को कहाँ भेजना है ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। वो भेजता है या तो मेमोरी में या तो आउटपुट यूनिट में। और चूंकि ये डिसीजन लेने का काम करता है हमारा सीयू, तो इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि सीपीयू को क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप बोलोगे कि सीपीयू में दो कंपोनेंट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होता है। अर्थमेटिक का काम है कैलकुलेशन करना, और कंट्रोल यूनिट का काम है ऑपरेशन को कंट्रोल करना, डिसाइड करना है क्या परफॉर्म करना है क्या परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो चूंकि ये डिसीजन ले रहा है, तो जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते, सॉरी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखो जो भी कंप्यूटर सिस्टम बना है ना, वो दो कंपोनेंट से ही बना है, बेसिकली दो कंपोनेंट, एक तो हार्डवेयर होगा और दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। समझ में आ रहा है, या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो हार्डवेयर में आपका ये इनपुट यूनिट्स आ जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाएंगे, आउटपुट यूनिट्स आ जाएंगे, मेमोरी यूनिट और मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जो सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आ गया। तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, फार्मवेयर होते हैं, यूटिलिटी, ये जितने हैं ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड जो है ना वो हार्डवेयर है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते। विंडोज को, चाहे आपका मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर इन दोनों चीजों से मिलकर बना है, यानी कह सकते हैं कि बिना हार्डवेयर के भी कंप्यूटर नहीं बन सकता है, बिना सॉफ्टवेयर के भी कंप्यूटर नहीं बन सकता है। तो सिंपल अगर आपसे आप डिफिनेशन पूछेगा हार्डवेयर किसे बोलते हैं, तो सिंपल बोलना कि कंप्यूटर का वैसा फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट वो होता है जिसको हम लोग टच करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये समझना। तो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे डेटा इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं ना, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हमारा रहता है पहले से कि कैसे काम करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू। समझ में आ रहा है ना, व्हाट टू डू। तो ये जो डिसाइड करने का काम करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर करता है। कि कैलकुलेशन करना है तो पहले पहले क्या करना है, पहले 5 रखना है तो प्लस को आगे रखना है कि पीछे रखना है, डिसाइड करना होता है ना भाई। तो ये सब चीजें जो होता है वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सॉफ्ट हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस की अगर बात करोगे आप लोग, तो हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको बनाया जाता है, किसी कंपनी में से मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्राम होता है वो डेवलप किया जाता है, थिंकिंग से, प्रोसेस से, लॉजिक बिल्ड करके इसको बनाया जाता है। अभी वियर आउट जैसे अब क्या है कि जो हार्डवेयर है वो टाइम टू टाइम ये इसका क्वालिटी खराब होते जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, ये क्वालिटी इसका खराब नहीं होगा। एक बार कोड लिख दिए तो लिख दिए, लेकिन इसमें करप्शन आ जाता है। करप्शन क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पेज पे आप कुछ लिख दिए, अब मान लो कि इंक सही ना हो, तो वो ज्यादा दिन तक यूज होने से क्या होगा, वो उसमें से कुछ चीजें दिखाई देगी, कुछ चीजें नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वापस से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट डेटा की बात है। अब देखो, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना अगर हमारा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो बिना सॉफ्टवेयर का रन नहीं करेगा। अगर आप कीबोर्ड भी देखोगे ना, तो कीबोर्ड में भी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कैसे हम ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि ये हम प्रेस किए हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा ना हमारे कीबोर्ड के अंदर। तो बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा।
अब ये बोल रहा है कि नीड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो हम बना दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए? हार्डवेयर के लिए तो बनाए हैं। तो बिना हार्डवेयर के भी सॉफ्टवेयर का कोई उपयोग नहीं है। माने समझो कि एक दूसरे पे ये दोनों डिपेंडेंट है। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर, मतलब बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, और बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ये दूसरा जो पॉइंट है वही चीज लिखा हुआ है जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। बिना ऐसे, बिना, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करो, अगर अच्छा कॉस्टली प्राइसिंग की बात करो, तो हार्डवेयर ज्यादा क्या होता है, उसका प्राइस होता है, और सॉफ्टवेयर का प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल सी देखो, तो अगर आप एक छोटा सा कोई भी प्रिंटर खरीदोगे तो 10,000 आ जाएगा, लेकिन अब 10,000 के अंदर में आप कितना सारा सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे कि अभी आप लोग कीबोर्ड बताए थे, माउस से हम लोग काम करते हैं, तो माउस हो गया, सीपी हो गया, सब क्या है, हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल की बात करोगे, तो इसमें आपका विंडोज हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, चाहे आप इंटरनेट पे कोई भी ब्राउजर में सर्च करते हैं, चाहे इवन आपके मोबाइल में जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ठीक है। तो ये जितने एप्लीकेशन है, क्रोम है, गूगल है, ये जितने एप्लीकेशन है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप बताओ, अगर आपको वीडियो देखना है तो क्या आपके पास मोबाइल होना ज्यादा जरूरी है, या इंस्टाग्राम भी होना जरूरी है? समझ में आ रहा है? चाहे यूट्यूब भी होना जरूरी है। आपके पास मोबाइल, लेकिन आपके मोबाइल में यूट्यूब ही नहीं है, इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो क्या आप वीडियो देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते। यानी बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मान के चलो कि आपको इंस्टाग्राम, लेकिन आपके पास मोबाइल ही नहीं है, तो क्या आप फिर भी वीडियो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी दोनों का जरूरी है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कलेक्शन से ही हमारा क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो दोनों में डिफरेंस भी है और दोनों में डिपेंडेंसी भी है। बिना दोनों के कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई विश की आप लोगों को ये समझ में आया। पहला डिफरेंस याद रखना है कि एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट होता है। एक को मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक को प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग समझेंगे कि इनपुट यूनिट्स क्या होता है। तो सिंपल सी देखो, अगर ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम बता रहे थे तो उस समय पे भी थोड़ा फास्ट में बताया था आप लोगों को। तो सिंपल समझना है कि इनपुट यूनिट जो होता है वो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो क्या करता है, उसका उपयोग किस लिए होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए इसका उपयोग होता है, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। सिंपल सी बोल रहा है, इसका डिफिनेशन भी वही बोल रहा है। द इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेस करने के लिए डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजने के लिए जिस यूनिट का उपयोग करते हैं हम लोग, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आपका कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। ये सब जितना एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, ये लाइट पेन, जितना है ये सब क्या है? इनपुट यूनिट के एग्जांपल है। इनपुट यूनिट में जनरली इनपुट डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो जिस डिवाइस की मदद से, जिस यूनिट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेसिंग के लिए इनपुट डेटा भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारा किसका पार्ट है? कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि द प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे सिंपल सी यही बात बोल रहा है, ये एलयू और सीयू की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, सॉरी सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जोड़ होगा, घटा होगा, गुणा होगा, भाग होगा, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा एक पार्ट होता है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और वो प्रोसेस करने का कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, उस चीज को डिसाइड किया जाता है। और ऑपरेशन कैलकुलेशन के बाद उस डेटा को कहाँ भेजना है, उसका डायरेक्शन, उसका ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो जिस यूनिट में ये सारी चीजें होती है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिकली दो काम होता है, एक ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है, और दूसरा उस ऑपरेशन, उस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये दो चीजें हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग में
होता है। तो डिफिनीशन आपको याद रखना है कि ये ऐसा पार्ट होता है जिसमें डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और बाकी का ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें अगर आप इसका कंपोनेंट की बात करो तो ऑलरेडी हम ब्लॉक डायग्राम में बताए थे, तो एक एलयू होता है, ठीक है, जो क्या करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सीयू दूसरा है आपका, सीयू जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका काम होता है, क्या होता है काम, इसका काम होता है ऑपरेशन को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, आपस में बैलेंस बनाकर रखना, यानी डिसीजन लेने का काम करता है, और जिसके वजह से हम लोग सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो डिसीजन लेगा उसको ब्रेन से ही डिसीजन लिया जाता है ना, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे ये पार्ट है जिससे डिसीजन लेने का काम किया जाता है, तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या है, एक तो इनपुट यूनिट जो इनपुट देने में उपयोग हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो प्रोसेस और कंट्रोल करने में इसका उपयोग हो रहा है। अब आउटपुट यूनिट का क्या काम है, तो बोल रहा है कि द आउटपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द यूजर। माने आउटपुट यूनिट ऐसा पार्ट होता है कि जैसे मान लो कि हमको सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या किया कि डेटा को प्रोसेस कर दिया, अब वो आउटपुट यूनिट को नहीं भेजेगा तो हमको दिखेगा क्या, डिस्प्ले होगा क्या, मॉनिटर, जैसे इसमें एग्जांपल मॉनिटर दिया हुआ है, तो जैसे हम डिस्प्ले पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो डिस्प्ले क्या है, आउटपुट यूनिट का पार्ट है, आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हमारे पास आउट मॉनिटर नहीं रहेगा तो क्या आप लेक्चर को देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि जिस यूनिट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन आता है उसको देखने में, डिस्प्ले कराने में जो पार्ट का उपयोग होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करोगे तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर जीपीएस हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, सब किसका एग्जाम्पल है, आउटपुट यूनिट का एग्जाम्पल है। इसमें सिंपल समझना है कि जो डेटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसको देखने में, उसको उपयोग करने में कौन मदद करता है, तो आउटपुट यूनिट मदद करता है। किसका मदद करता है, यूजर को मदद करता है, यूजर को हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे पास स्पीकर नहीं रहेगा तो कौन सा वॉइस कंप्यूटर बनाया है वो हम सुन ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि मॉनिटर ने क्या डिजाइन करके रखा हुआ है, तो नहीं देख पाएंगे हम लोग कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ने क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो बेसिकली बोलेंगे कि ये हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात समझना, ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। बोल रहे दी मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स नीडेड फॉर द प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। माने अब मान लो कि डेटा प्रोसेस किया जाता है, तो प्रोसेसिंग के लिए कहीं ना कहीं, जैसे हम अभी बोले कि 5 और 9 को हम ऐड कर रहे थे, 5 और 9 को हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो जोड़ रहे थे उसको। तो सिंपल सी ये बात समझना है कि 5 पहले प्रेस किए होंगे हम कीबोर्ड में, उसके बाद प्लस प्रेस किए होंगे, उसके बाद 9, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो जहां पे ये प्रोसेसिंग के लिए स्टोर हुआ है ना, उसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। तो बोल रहे दी मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट नीडेड फॉर द प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। माने कंप्यूटर का अंदर प्रोसेसिंग के लिए जब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग होता है उसको मेमोरी यूनिट हम लोग कहते हैं। सिंपल सी बात है, यूनिट ऐसा यूनिट जहां पे इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर किया जाता है, किस लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अब इसमें टाइप्स की बात करो तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़े, एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जांपल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैम और रोम जो होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है। रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, बस इतना ध्यान देना। दूसरा अगर बात करोगे सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर होता है। माने अब देखो, टेम्पररी स्टोर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, अब क्लोज हो गया, तो अब वो आपके मोबाइल में, जैसे मान लो कि आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ओपन किया, उसको सेव नहीं किए, तो जब सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, और नहीं सेव किया होता तो प्राइमरी मेमोरी में होता, कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, तभी तो हम देख पाते हैं ना। तो अब जैसे ही क्लोज करेंगे, अगर वो सेव नहीं हुआ है, तो अगर सेकेंडरी मेमोरी में नहीं है, सेव नहीं हुआ, तो अब वापस जब ऑन करोगे कंप्यूटर में तो वो चीजें आपको दिखाई नहीं देगा और ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इरेज हो जाता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वो होता है वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है,
मेन मेमोरी में जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी का ही एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जांपल की बात करें वो तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम और रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है, सीडी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है। इसमें देखो रैम और रैम को छोड़कर बाकी सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोग मेमोरी यूनिट समझे, आई बीस के आप लोग समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आईपीओ। ये आईपीओ क्या होता है, व्हाट इज आईपीओ? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दी आईपीओ साइकिल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आ रहा है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो बताता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। इट एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ कंप्यूटर इन थ्री मेन पार्ट, थ्री मेन स्टेज और पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें पहला इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आपका आउटपुट होता है। आप इसमें देखोगे तो हाईलाइट नीला कलर में जो हाईलाइट है ना, ये पहला पार्ट है, इनपुट होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, और तीसरा पार्ट में क्या होता है, यूजर को हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में यूजर क्या करता है, इनपुट डिवाइस की मदद से क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर क्या करता है, इनपुट देता है, और वो इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट में जाने के बाद प्रोसेस होता है, और आउटपुट डिवाइस की मदद से वो आउटपुट में कन्वर्ट होकर यूजर के पास वापस से आ जाता है। समझ में है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि आईपीओ साइकिल से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बताना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो जो इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करने के बाद यूजर को आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर के इस प्रोसेस को ही हम लोग आईपीओ प्रोसेस या आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल से समझो ना कि ये डिफिनीशन ही है कि दी आईपीओ साइकिल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर वर्क। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसको जो डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? आई बीस की आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी अगर समझ में आ गया तो चलिए हम लोग छोटा सा आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, या मेंसर में नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो स्टॉप करके प्लीज बताएंगे, ठीक है, लास्ट मेंसर में बताऊंगा, ठीक है। तो बोल रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो अभी बताए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करना इसका काम होता है, और कंट्रोल ऑपरेशन, ऑपरेशन को कंट्रोल करना इसका काम, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको वीडियो स्टॉप करके आंसर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। अब ये इनपुट यूनिट का क्वेश्चन पूछा है, तो बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस होता है जिसके मदद से कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं। इनपुट यूनिट में कौन सा एग्जांपल था, आप देख लो इसमें। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, तो कीबोर्ड हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहा है विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड स्टोर परमानेंट डेटा। तो अब इसमें आपको बोले थे ना कि जो रोम होता है वो परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है, जो कि मेन मेमोरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें बताना है आपके कौन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। माउस को हम लोग टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कीबोर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम टच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी आईपीओ साइकिल का पर्पज क्या है।
तो आईपीओ साइकिल का पर्पज ही है कि एक्सप्लेन करना है। तो बोल रहा है इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बोले टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये आपका आंसर नंबर बी, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं उसको डिस्क्राइब करता है कौन, आईपीओ साइकिल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है विच यूनिट स्टोर डेटा टेम्पोररी फॉर क्यूबिक एक्सेस। कौन सा यूनिट डेटा को स्टोर करता है? तो बताया था ना डेटा का स्टोर कौन करता है, डेटा इंस्ट्रक्शन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट, जो कि आंसर नंबर बी है। ठीक है, जो डेटा को इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। बहुत इजी है, अगर एएलयू के बारे में आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एएलयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें से कौन सा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का। तो आपको बताना है कौन सा बेसिक कंपोनेंट, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, कंपोनेंट की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की नहीं बात हो रही है, कंपोनेंट। तो कौन सा, मैंने कहने का मतलब कंपोनेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर। इसमें 4 ही यूनिट होता था ना, मेमोरी यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सीपीयू यूनिट होता है। तो उसमें तो प्रिंटर नहीं आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो बोल रहा है विच डिवाइस शो द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डेटा। माने कौन सा डिवाइस होता है जो प्रोसेस डेटा को, आउटपुट को क्या करता है, दिखाता है, डिस्प्ले कराता है, शो करता है। तो आउटपुट यूनिट होगा ना। तो आउटपुट यूनिट का कौन सा एग्जांपल है, कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, देखो भाई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मॉनिटर है, जो डिस्प्ले है जिसपे हम लोग वीडियो देख रहे हैं। तो डिस्प्ले ही क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, जो कि आउटपुट डिवाइस आउटपुट को दिखाने में, शो करने में हेल्प करता है। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्लीज वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर, मैंने इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा लेक्चर हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके, देखो सारे यूनिट के बारे में, बेसिकली इसमें 3 दिया हुआ है, फोर्थ में बाकी का इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में दिया होगा। तो कहने का मतलब सारे यूनिट का आप अलग अलग से लेक्चर आएगा। जैसे मेमोरी यूनिट हो गया तो उसमें पूरा डीपली आपको बताया जाएगा। इसी तरह से आपको इनपुट यूनिट हो गया तो उसके बारे में पूरा डीपली आपको बताया जाएगा। तो सबका अलग अलग एक लेक्चर आने वाला है। तो उसको उसको देखने के लिए आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर पाए। ठीक है, बाकी थैंक यू कि आप लोगों ने अपने लिए समय निकाला और इस लेक्चर को देखा। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपने उस 10 क्वेश्चन में से अगर 8-9 क्वेश्चन भी बनाए हैं तो मान के चलिए आपको लेक्चर समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए, ताकि मैं आगे और लेक्चर लाने में जल्दी से जल्दी लेक्चर आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है, बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।